हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग 21 एंड 22 मार्च को कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस है उसको देखेंगे। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में एपी पीएससी प्रीलिम्स, साथ ही साथ एपी पीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो आपको अभी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं एज ए डेमो ग्रुप। साथ ही साथ उस ग्रुप में आपको एपीपीएससी से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी, जो भी डिस्कशंस होंगे, वो भी आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होता रहेगा। तो जो ग्रुप की लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी जाएगी, फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अगर फिर भी दिक्कत हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9990784642। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको एपीपीएससी का जो स्ट्रैटेजी ग्रुप हमने बनाया है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर एपीपीएससी रिगार्डिंग आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप फर्दर एक बेटर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, ऑलराइट। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज। तो आज की अगर हम फर्स्ट न्यूज की बात करें तो वो है सर आपका, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड कैग टू एग्जामाइन अवार्ड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश टू फर्म्स लिंक्ड टू सीएम स्कीम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज है। तो जो चीफ मिनिस्टर के रिलेटिव्स हैं, उनके क्लोज वंस हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कैग से कहा है कि वो चेक करे कि उनको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड करें। अब यहाँ पर सर अपने काम की जो चीज है वो है कैग। ये कैग आपका इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको पढ़ाया जाता है। इंडियन पॉलिटी जो आपका कवर होता है जीएस2 पार्ट में एपीपीएससी का। तो कैग के रिगार्डिंग अगर हम आपसे डिस्कस करें तो कैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एमसीक्यू बेस में पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज जो है, जो बिल्कुल बेसिक है, उसमें भी बहुत लोग गलती कर देते हैं, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैग। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहां पर सर एम होता है, एन नहीं होता है। ठीक है, लोग एन लगा देते हैं, एन नहीं होता है, इट इज एम, कंट्रोलर। तो कोई ये मत कहना कि सर स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअल स्पेलिंग आपकी कंट्रोलर है। कैग का बेसिक काम क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको रिव्यू करना कि कहीं गवर्नमेंट किसी करप्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, उसको चेक करने का काम है कैग का। तो एक्चुअल में इसका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग का काम है। ये ब्रिटिश टाइम से बॉडी बनी हुई है कैग। तो पहले ये फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती थी। जैसे आज जो फंड है, जो बजट है, वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? सेंट्रल लेवल पे देखोगे तो आप लोकसभा। लेकिन पहले ये कैग ही डिस्ट्रीब्यूट करता था, इसीलिए इसको कंट्रोलर कहते हैं। लेकिन आज के टाइम में फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है? लोकसभा का है। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। ये यूनियन गवर्नमेंट के बजट की भी ऑडिटिंग करता है और स्टेट गवर्नमेंट की भी ऑडिटिंग करता है, और चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने किसी और पर्पस के लिए फंड मतलब बोरो किए और उसको किसी और जगह पर यूज कर दिया। तो ये मेन पर्पस है कैग का। अब कैग से एक तो मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म पे सवाल बन सकता है। दूसरा जो सवाल बन सकता है, कैग कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 148 बोलता है कैग होना चाहिए। टोटल अगर हम कैग से रिलेटेड देखें तो आर्टिकल 148 से लेकर 151, ये चार आर्टिकल टोटल हैं जो कैग से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपसे चार ऑप्शन में दिया है और 148 लिखा है तो आप 148 को टिक कर देंगे रिगार्डिंग कैग। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कैग, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज है आपका थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम्स मेनिया मांकिया विन गोल्ड। अभी देखो, अभी नॉर्थ ईस्ट गेम्स का थर्ड एडिशन चल रहा है। तो डेली आप न्यूज़पेपर में देखोगे कितने कितने अवार्ड्स जीतते जा रहे हैं। तो ये आपका 21 मार्च का न्यूज पेपर का न्यूज है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो लोगों को और गोल्ड मेडल मिल गया। ताप मेनिया एंड जॉनी मांकिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश won one gold medal each in
सिलाट वाला जो गेम है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अलग अलग गेम सेम ही है, कैटेगरीज अलग है। मेनिया ने जीता है 55 केजी कैटेगरी में, और जो मांकिया है उन्होंने जीता है विमेन बिलो 75 कैटेगरी। तो आप जितने भी इम्पोर्टेंट ये अवार्ड जीतते जा रहे हैं अरुणाचल में, उनकी लिस्ट जरूर बनाइएगा। स्पेशली गोल्ड मेडलिस्ट की तो जरूर बनाइएगा। गोल्ड मेडलिस्ट के पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर चांसेस है कि गोल्ड मेडलिस्ट के नाम पूछ सकता है। कल की न्यूज़पेपर में भी कुछ नाम आए थे, आज के भी न्यूज़पेपर में भी आए हैं, कल के अगले में भी आएंगे। तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक ये इवेंट चल रहा है। एंड दैट इज ए प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल कि आपका इतना जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अलग इतने अवार्ड्स जीत के ला रहा है। ठीक है, अब बाकी 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते हैं, तो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर लिखी मिल जाएगी, यहाँ पर आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं फिर सर अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज थोड़ा सा एनवायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड है। ग्लोबल ई वेस्ट जनरेशन राइजिंग 5 टाइम्स फास्टर देन रिसाइकलिंग। देखो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया गया है, और वो किससे रिलेटेड है? आपका ई वेस्ट से रिलेटेड। ठीक है ना, ई वेस्ट की प्रॉब्लम आपका एनवायरमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें कवर होता है। तो ई वेस्ट से रिलेटेड आपको ये ऐसा टॉपिक है ई वेस्ट जिसमें चांसेस है कि आपको जो रिटन एग्जाम है, मेंस वाला एग्जामिनेशन, उसमें चांसेस ज्यादा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ई वेस्ट से रिलेटेड आपको वहां देखने को मिल जाए। ई वेस्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सर? पहले तो वो यही पूछ सकते हैं ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और ई वेस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 मेजर पॉइंट्स पे आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर वाली चीज नहीं है। सिंपल प्रैक्टिस चाहिए होती है और कंटेंट चाहिए होता है। तो आपको ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि किसी भी टॉपिक से क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और आप मैं जो यहाँ पर गाइडेंस आपको दे रहा हूँ ये स्टेट पीसीएस के हिसाब से दे रहा हूँ। स्टेट पीसीएस में टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज अ डिफरेंट, और जो यूपीएससी में बनता है दैट इज अ डिफरेंट। अगर मैं आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग गाइड कर रहा होता तो कुछ अलग पॉइंट्स बताता, कुछ एक्स्ट्रा अलग टेक्निक बताता, लेकिन दोनों की जो स्ट्रैटेजी है अलग होती है। ऑल्दो सिलेबस दोनों का सेम है, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस दोनों पूछ रहे हैं उसमें डिफरेंस आने की वजह से हमें जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है उसे भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी तो सर एपीएसएसबी भी पूछता है, एपीपीएससी भी पूछता है, लेकिन जब हम पॉलिटी एपीपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो ज्यादा एडवांस होके पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। उसी चीज को अगर यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिर्फ सिलेबस चेंज होने का मतलब ये, सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रिपरेशन भी सेम करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं मैंने देखा है जो एपीपीएससी इज इक्वल टू यूपीएससी लिख के चलते हैं। ऐसा नहीं होता है सर, एपीपीएससी डिफरेंट है, यूपीएससी डिफरेंट है। ऑल्दो अगर आपने यूपीएससी प्रिपेयर किया है तो उसी का एक सब पार्ट आपको एपीपीएससी मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप स्टेट पीसीएस देते हैं तो आपको उसके प्रीवियस ईयर और उसकी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से डेवलप करनी पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस झांसे में मत पढ़िए कि एपीपीएससी इज इक्वल टू यूपीएससी, कि फिर आप सोचो एपीपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करके आप यूपीएससी भी निकाल लोगे। ये सर सिर्फ मिथ है, छलावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो इस चीज से आप बचिए, आपका जो एक्चुअल टारगेट है उसको फोकस करिए। हमारा पर्पज ये नहीं कि आपको किसी बहकावे में लेके आए, हमारा पर्पज ये है कि जो एक्चुअल गाइडेंस रिक्वायर्ड है किसी भी टॉपिक के लिए वो आपको एक्चुअल में प्रोवाइड की जाए। चलिए सर आते हैं ई वेस्ट के क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो सबसे पहली बात होती है ई वेस्ट है क्या। ये वाला जो एडिटोरियल है इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। ई वेस्ट की डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज एनी डिस्कार्डेड प्रोडक्ट विद अ प्लग और बैटरी। यानी ये ई वेस्ट की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी जो भी आप मान लो लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जब आप उसको फेंक देते हो सर, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेटल्स होते हैं, जैसे उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसमें होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ये दुनिया में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम भी है सर रेयर अर्थ मिनरल्स। और उसमें भी जो मेजॉरिटी पोर्शन इनका वो चाइना में मिलता है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ई वेस्ट
से दिक्कत क्या है, ई वेस्ट से दिक्कत ये है, एक तो आपका इसमें रियर अर्थ मिनरल्स हमारे वेस्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं बताऊंगा। एक बड़ी समस्या क्या है सर, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इट पोजेस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ड्यू टू इट्स टॉक्सिक एडिटिव्स एंड हैजार्डस सब्सटेंसेस लाइक मरकरी व्हिच कैन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है ना, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो चिप्स वगैरह लगी होती हैं, मान लो उसका प्लास्टिक आपने अलग कर दिया, सारे आइटम्स अलग कर दिए, फिर भी कुछ कुछ छोटे छोटे आइटम्स उसके ऐसे बच जाते हैं, जैसे मान लो लेड हो गया, मरकरी हो गया, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। तो ये अगर हमारे किसी कांटेक्ट में आते हैं, तो ये हमें, अगर मान लो ये हमने सॉइल में भी डिपॉजिट कर दिए, सॉइल में भी चलेगा, तो ये सॉइल की टॉक्सिसिटी बढ़ा सकते हैं, या किसी तरह से आपके कांटेक्ट में आ गई तो ये आपको एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, आपको नहीं तो इन्वायरमेंट को करेंगे, और इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है तो इनडायरेक्टली आप भी इफेक्ट हो गए ही होगे। तो ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या देते हैं, हेल्थ और इन्वायरमेंटल हैजार्ड का ये हमको चैलेंज देते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है सर, रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये दुनिया की सबसे पुरानी आप कह सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड यूनिटार, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो आईटीयू और यूनिटार, ये यूएन की दोनों बॉडीज हैं, इन दोनों ने मिलके एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 62 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट वाज प्रोड्यूस इन 2022, 62 मिलियन, और ये इतना है कि इट वुड फिल अराउंड 1.5 मिलियन 40 टन ट्रक्स, ठीक है ना। तो 1.5 मिलियन 40 टन ट्रक्स को ये फिल कर सकता है। यानी आप ऐसा समझो कि पूरा जो इक्वेटर है, मतलब अर्थ है, उसका जो इक्वेटर लाइन है, उस पे लाइन से आप ट्रक्स खड़े कर दो मिला के, तो ये पूरे जो ये ई वेस्ट से बड़े ट्रक हैं, ये पूरे अर्थ के चक्कर लगा देंगे। तो इतना ई वेस्ट हमने प्रोड्यूस करा है, और ई वेस्ट की हम रिसाइकलिंग उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। ई वेस्ट को रिजॉल्व करने का सबसे बेटर ऑप्शन है उसको रिसाइकिल करना, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। रिसाइकिल में अगर देखा जाए, ई वेस्ट रिसाइकलिंग करेंटली मीट्स जस्ट 1% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट डिमांड। यानी ये जो रियर अर्थ एलिमेंट या रियर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, इसको आरईई कहते हैं। ये जो रियर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है, ये आपका यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अब हो क्या रहा है सर, अब हो ये रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना, उसको फिर हमने रिसाइकिल करा। अब रिसाइकिल करके तो हम वो जो आरईई है उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ 1% डिमांड फुलफिल कर रहा है। यानी अभी भी आरईई की हमें कंटिन्यूस एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका रिसाइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ 1% डिमांड मीट कर रहा है। यानी इससे पता चल रहा है कि रिसाइकलिंग एफिशिएंट तरीके से नहीं हो रही है ई वेस्ट की, जो एक बड़ी समस्या बना हुआ है। और इसकी जो समस्या है, इट इज हाँ, तो ये जो बड़ी समस्या बना हुआ है, तो ये आपका किसको इम्पैक्ट कर रहा है सर, हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो वाइडनिंग गैप इज एट्रीब्यूटेड टू वेरियस चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंक्रीज कंजम्पशन, लिमिटेड रिपेयर ऑप्शंस। अब ये यहाँ पे रीजंस दे रहे हैं, ठीक है ना, कि सर ई वेस्ट ई वेस्ट क्या है, ई वेस्ट को आप मतलब ई वेस्ट से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ई वेस्ट को हम रिसाइकिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो गैप है कि मतलब जो 1% डिमांड है रिसाइकलिंग से, सिर्फ और सिर्फ रिसाइकलिंग करके हम कितना रेयर अर्थ एलिमेंट यूज कर पा रहे हैं, 1% यूज कर पा रहे हैं। तो ये जो इतना गैप है, ये किसकी वजह से, जैसे आपका अभी उतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुए हैं जो रिसाइकलिंग में रिक्वायर्ड है। कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हर 2 साल में तो हर कोई फोन चेंज कर ही लेता है, कुछ लोगों की आदत है हर साल फोन चेंज करना है, ठीक है। लिमिटेड रिपेयर ऑप्शंस है, यानी आज के टाइम में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जनरली क्या कहा जाता है कि भाई एक बार आपकी चीज खराब हो गई तो नई ले आओ, उसको पुरानी वाली को फेंक दो, क्योंकि हमारे आसपास जो रिपेयर पर्सन होते हैं वो उतने एक्सपर्ट अभी नहीं है, या वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सर एक बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम खुल गया तो फिर वो टाइम टू टाइम खराब होता ही रहेगा, तो उससे बेटर है उसको चेंज कर दो। तो यानी रिपेयरिंग टेक्नोलॉजी भी उतनी बेटर नहीं है, ना ही उतने रिपेयरिंग ऑप्शंस हमारे पास अभी अवेलेबल हैं।
प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो छोटी है। जैसे आज के, जैसे अगर हम बात करें पुराने टाइम में, हम नोकिया फोन उठा दो सर, कितना दमदार था, कितना चलता था। आज के टाइम में अगर आप देखो कोई भी एंड्रॉइड फोन 2 साल चल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, वो भी जब आप उसको बहुत सहज सहज के बहुत संभाल के चलाओगे। तो जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो शॉर्टर होती जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो सोसाइटी की डिपेंडेंस है वो तो धीरे धीरे आप भी देख रहे हो बढ़ती जा रही है। डिजाइन में फ्लॉज हो रहे हैं, इनएडुकेट ई वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि ई वेस्ट की समस्या क्यों बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है वो आप इन पॉइंट से देखकर लिख सकते हो। बाकी ई वेस्ट की समस्या को कैसे रिजॉल्व करना है, देखो एक हैक बता देता हूँ। जब भी मान लो इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको प्रॉब्लम्स लिखनी हो और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखना हो, तो जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को सॉल्व कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि सर लिमिटेड रिपेयर ऑप्शंस अवेलेबल, तो आप आंसर्स में लिख सकते हो कि ऑप्शन, जो रिपेयर ऑप्शंस है, जो मतलब गवर्नमेंट को इस तरह से कोर्सेज कराने चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में रिपेयरिंग की स्किल्स प्रोवाइड कराएं, और उसको वाइड लेवल पे गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे ताकि वाइड लेवल पे जो रिपेयरिंग ऑप्शंस है वो जनता को आसानी से मिल पाए, है ना। तो इसी तरह से वही जो आपके चैलेंजेस हैं वही से आप क्या निकाल सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है सर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इस इस न्यूज में मुझे लगा बताना जरूरी है, क्योंकि ई वेस्ट पे क्वेश्चन आपको मेंस में जरूर देखने को मिल सकता है। एमसीक्यू में क्या ही पूछेगा, है ना, तो एमसीक्यू में तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये मेंस में बहुत आराम से पूछा जा सकता है। आप ये रिपोर्ट भी कोट कर सकते हो कि हाँ अभी आईटीयू और यूनिटार ने बताया है कि इतना ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए सर, तो ये तो आपको 21 का था। 22 मार्च का अगर हम देखें तो उसमें भी देखो पहली न्यूज अगर हम देखेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट गेम से रिलेटेड है। तो नॉर्थ ईस्ट गेम से रिलेटेड इतना ध्यान रखना, टोटल मेडल टैली कितनी पहुंच गई है, 32। ये बढ़ती रहेगी, ये मैं रेगुलर एनालिसिस है ना, तो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता इसको बस आपको एड ऑन करते रहना है, ठीक है। चलिए एक मिनट, प्लीज वेट ए मिनट। ऑलराइट, ठीक है सर, तो आगे की न्यूज की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूज है सर, कांग्रेस आस्क्स पीएम टू डिलीवर ऑन प्रॉमिस ऑफ स्टेटहुड फॉर लद्दाख। देखो ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो स्टेटहुड फॉर लद्दाख की डिमांड चल रही है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये स्टेटहुड फॉर लद्दाख के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट कर रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो सर, ये लद्दाख की डिमांड क्या है, या समझ लो लद्दाख का इशू क्या है। देखो पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट होता था, उसी में सर आपका ले, लद्दाख, कारगिल ये सारा पोर्शन उसमें कवर होता था। लेकिन फिर एक कानून लाया गया 2018 में, 2019 में, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, जिसके बाद जो जम्मू कश्मीर था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर एंड सेकेंड वाज लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, यानी ये यूनियन टेरिटरी है बट इसकी स्टेट असेंबली होगी। जस्ट लाइक जैसे दिल्ली की है, पुडुचेरी की है, वो भी यूटी है बट उनकी स्टेट असेंबली है। सेकंड इन्होंने क्या बना दिया, लद्दाख, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूनियन टेरिटरी। इनके पास कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, ये सिंपल यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। तो जो लद्दाख के लोग हैं उनकी बेसिक डिमांड यही है कि हमें अपना ऑटोनॉमस रूल दो। जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स में आपको 6th शेड्यूल अप्लाइड देखने को मिलेगा। 6th शेड्यूल में अगर कोई स्टेट कवर होता है तो उसको एक ज्यादा ऑटोनॉमी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो लद्दाख में मेन डिमांड उसी की चल रही है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या बात हो रही है। एक तो बात चली कि सर हमें स्टेटहुड का दर्जा दो, ठीक है ना, यानी हमें ये नहीं चलेगा, यूटी ब्यूटी नहीं चलेगा, हमें क्या बनाओ सर, एक कंप्लीट स्टेट बनाओ, फुल फ्लैजेड स्टेटहुड। जैसे यूपी बिहार अरुणाचल है उसी तरह से फुल फ्लैजेड आप क्या बनाओगे, उन्हें स्टेट बनाओगे। दूसरी चीज वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें 6th शेड्यूल में इंक्लूड करो। ये जरूरी है कि आप हमें किसमें इंक्लूड करो, 6th शेड्यूल में। और 6th शेड्यूल में आने से उन्हें क्या क्या फायदा होगा सर, उनको ऑब्वियसली बात है
ऑटोनॉमी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर उनकी लोकल इश्यूज पे बढ़ेगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, लद्दाख कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट वो कर पाएंगे। और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और जो लद्दाखी के जो अपना लोकल के लोग हैं उनकी जो जॉब लॉस हो रहा है उसको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए कई लद्दाख के लोग बेचारे नेगेटिव टेम्परेचर में वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें जो बड़ा नाम है सोनम वांगचुक जी, वो भी इस प्रोटेस्ट में आपका लीड कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी देख लेते हैं सर, सिक्स शेड्यूल में आने से उन्हें और क्या मिलेगा। एक तो ट्राइबल आइडेंटिटी मिलेगी, है ना, जिसमें आपका मेनली क्या है, बुद्धिस्ट ट्राइब्स हैं। लेकिन भले ही बुद्धिस्ट ट्राइब्स है लेकिन सब एक कल्चर वाले नहीं, अलग अलग कल्चर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। लैंड एंड रिसोर्सेज में उनको ज्यादा मतलब बड़ा हाथ मिलेगा, यानी उस पर उनकी वैल्यू वो डोमिनेंस ज्यादा बढ़ेगी। लद्दाख का एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, यानी एक इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंसिटिव एरिया है लद्दाख। तो एक्सप्लोइटेशन के लिए वल्नरेबल है, और जितना टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, तो उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपका लद्दाख में देखने को मिल सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अपने लैंड एंड रिसोर्सेज पे कंट्रोल चाहिए। जो सिक्स शेड्यूल है वो उनको लैंड राइट्स देगा और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कंट्रोल देगा, ठीक है ना। तो इस वजह से कोई बाहर का इंसान बहुत इजीली आके वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करके वही इन्वायरमेंट डिग्रेड करके नहीं जा पाएगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अभी क्या है सर, सिर्फ यूनियन टेरिटरी है, लेजिस्लेटिव पावर लिमिटेड है, लोकसभा में लद्दाख की सिर्फ एक सीट है, ठीक है ना। तो अगर सिक्स शेड्यूल में आते हैं तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बढ़ती हुई मिलेगी। और क्या डिमांड्स है सर, अदर डिमांड्स की अगर हम बात देखें तो लेह और कारगिल के लिए सेपरेट लोकसभा सीट्स की डिमांड हो रही है। जैसे लद्दाख में ही लेह कारगिल आपका कवर होता है, अभी लद्दाख एज ए होल लोकसभा में सिर्फ एक सीट है। अब वो डिमांड कर रहे हैं सर, एक से कम दो सीट तो आप करो लद्दाख में, एक कारगिल के लिए और एक लेह के लिए, ठीक है ना। तो ये सीट्स आप बढ़ाओ, लेह की अलग करो, कारगिल की अलग करो, इस तरह से आप डिवीजन क्रिएट करो। अभी सिर्फ और सिर्फ एक लोकसभा सीट है। जो लोकल्स हैं उनकी जॉब रिजर्वेशन की भी डिमांड चल रही है कि जो वहां के लोकल लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो उनका अपना लोकल एरिया में जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए। जिनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला है, लैक ऑफ एक्सेस देखने को मिला है, लद्दाखी आइडेंटिटी और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो रिजर्वेशन इट एम्स टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लद्दाखीज, बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड रिसोर्सेज। यानी कुल मिला के वो अपने आप में एक सेल्फ रिलायंट होने के लिए, ताकि वहां जो हमारा लोकल पॉपुलेशन है लद्दाख का, उनको पहले प्रायोरिटी मिले रेदर देन अदर्स, उसके लिए ये आपको प्रोविजन किया जा रहा है, ठीक है ना। ओके सर। अब इसमें एक पॉइंट आपको और मैं बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल क्या है सर, सिक्स शेड्यूल भी आप देख लो, आपके पॉलिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकता है। तो सिक्स शेड्यूल आपका स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। अभी जो ट्राइबल एरियाज में, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आपका ट्राइबल एरियाज है, जैसे कि मेघालय, आसाम में, त्रिपुरा एंड मिजोरम है, तो इनको ये क्या प्रोवाइड करता है, ज्यादा ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। The governor of the state is empowered to determine the area as administrative units of the autonomous districts and autonomous regions। यानी इसके अंदर autonomous districts क्रिएट की जा सकती हैं। वो कौन क्रिएट करेगा, वो पावर गवर्नर के हाथ में है। तो आर्टिकल 244, तो अगर पूछे सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, 244, इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजंस, जिनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसीबी कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप चाहो तो ध्यान रखो, ना चाहो तो ना ध्यान रखो, कि एडीसी जो बनती है उसमें 30 मेंबर्स होते हैं जनरली, बट इसमें जो बीटीसी है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल आसाम की, वो एक्सेप्शनल है, उसमें आपका कितने हैं, मोर देन 40 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द सिक्स शेड्यूल। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू शरद कमल टू बी इंडियाज मेल फ्लैग बियरर, मैरी कॉम अपॉइंटेड चीफ द मिशन फॉर पेरिस गेम्स। ये सर आपका जो पेरिस में आपका ओलंपिक्स होने जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड है। शरद कमल इंडिया के फ्लैग बियरर होंगे,
2024 पेरिस ओलंपिक्स गेम्स की बात हो रही है ना। और मिशन चीफ किसको बनाया जा रहा है, मैरी कॉम को बनाया जा रहा है। तो ये एमसीक्यू में बहुत आसानी से आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें इंडिया का फ्लैग बीरर कौन होगा, चीफ मिशन कौन होगा। तो ये दो नाम आप शरद कमल और मैरी कॉम का ध्यान रखिएगा। बाकी अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं, जब जब जैसे होते जाएंगे, जिस तरह से अभी नॉर्थ ईस्ट गेम्स हो रहे हैं उसकी अपडेट आपको रेगुलर न्यूज़पेपर में मिल रही है, तो वो गेम्स की भी न्यूज़पेपर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है सर, तो आज की न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप एपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं सर अगले एनालिसिस में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।